अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, मदिया खटक। यस सर, नजर आ रही है। ओके। अच्छा, आज जो है ना, कुछ चीज़ें, हम नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर कुछ चीज़ें हैं हमने लैब में चीज़ें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अगर आप कोर्स आउटलाइन को देखें तो कोर्स आउटलाइन में जो है आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 और 10। तो 9 और 10 जो है बेसिकली यहाँ पे तो हम इवन के यहाँ पे क्रिएटिंग फर्स्ट रिएक्ट नेटिव CLI प्रोजेक्ट, तो हम वो प्रोजेक्ट तो हम क्रिएट कर चुके हैं ना, एक्सपो के जरिए हम कर चुके हैं प्रोजेक्ट। तो आज जो है ना, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीजें, मसलन जो फ्लैट लिस्ट है, जैसे ये फ्लैट लिस्ट है लेक्चर नंबर 13 के अंदर। फ्लैट लिस्ट है या टचेबल ओपेसिटी, या टचेबल हाईलाइट, या प्रेसेबल कंपोनेंट्स। तो ये कुछ चीजें हैं आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट, और इसके अलावा हुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है बेसिकली जो चीजें हैं इस तरह से है कि मैंने कुछ चीजें देखें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके व्यू है, टेक्स्ट इनपुट है, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए हमने कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया था, और लैब में हमको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की थी। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, फर्स्टली हम जो है ना डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाइलाइट्स, प्रेसेबल और फ्लैट लिस्ट, और इसके अलावा स्क्रॉल व्यू, और इसके अलावा हम जो है ये लेक्चर नंबर 11 से फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर लास्ट लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे फ्लैट लिस्ट के बारे में। फ्लैट लिस्ट के बारे में मैंने जैसे बताया कि ना, आप लैब में आदो के इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये कोर्स थ्योरी में भी आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसमें। इसके जो डिफरेंट किस्म के हुक्स हैं, जो उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फ्लैट लिस्ट के बारे में देखेंगे, देन स्क्रॉल व्यू। ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, जैसे हम ये मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ अप एंड डाउन, यानी कि जो स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल व्यू भी एक कंपोनेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने अभी बताया कि टचेबल्स, हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास वो कंपोनेंट्स हैं। अ, हम जैसे टचेबल ओपेसिटी है, टचेबल हाइलाइट्स है, टचेबल विदाउट फीडबैक है। कुछ चीज़ें मैंने जैसे बता रहा हूँ कि लैब में ही कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रेसेबल है या फंक्शनल कंपोनेंट्स है, क्लास कंपोनेंट्स है, इसको आज की क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट बेसिकली जो है ये रिएक्ट नेटिव में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम किसी की भी लिस्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इवन कि आप एरे को वैसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास एक एरे हो, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर मैं ओपन कर लूं तो ये देखिए हमारे पास एक एरे थी ये लास्ट टाइम। तो ये एक एरे थी, हम इसको वैसे भी तो डिस्प्ले कर सकते थे, लेकिन जो ना फ्लैट लिस्ट रिएक्ट नेटिव में एक बिल्ट इन कंपोनेंट है, जिसके जरिए जो है ना आप एरे, यानी कि आप इजीली जो है ना ये डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपको वो यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा, फार लूप या वाइल लूप यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे जो है ना जस्ट आप फ्लैट लिस्ट यूज करें और उसमें डेटा पास कर दें इस तरीके से, तो आप जो है ना वो इजीली जो है वो डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये तो इसका एक फायदा है कि आप ना, आपको लूप्स लगाने की जरूरत नहीं होती जैसे फार लूप्स होते हैं। तो लेकिन इसका जो मेन जो फायदा वो ये है कि आप जो है इसमें जो डेटा है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर डेटा जो है आपके पास, जैसे आपकी डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, तो अगर आपका डेटा जो है ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए मोबाइल का स्क्रीन का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। तो आप स्क्रीन में ज्यादा से ज्यादा 3-4 रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन में करंटली, हो सकते हैं, तो ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकते। तो
फ्लैट लिस्ट का फायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली लोड होता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट वे टू रेंडर लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा, यानी कि आप इफिशिएंटली, अगर आपके पास एक शॉर्टर लिस्ट है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है, इस केस में तो आपको फायदा नजर नहीं आ रहा होगा कि जो इस केस में दो ही नेम मैंने स्टोर करवाए हुए हैं एरे के अंदर, यानी कि जो इसमें डेटा है मैंने स्टोर करवाया हुआ है, दो रिकॉर्ड स्टोर करवाए हुए हैं। इसमें तो अगर आपके पास लॉन्ग लिस्ट है तो उस वक्त जो है ना फ्लैट लिस्ट जो है काफी यूजफुल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है कि इसमें जो है सेकंड पॉइंट है कि स्पोर्ट स्क्रॉलेबल लिस्ट विद लेजी लोडिंग, यानी कि जैसे आप माउस डाउन करते हैं ना, तो माउस डाउन करते हैं तो आपकी जो है ना लिस्ट जो है पॉपुलेट होती है, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो मोबाइल के ऊपर अपीयर होते हैं। जैसे आप अब जैसे मोबाइल में आप रिड्यूस कर स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो आपके पास जो है नई फीड आ रही होती है, नई वीडियोस आ रही होती है, तो इस तरीके से ना फ्लैट लिस्ट काम करता है। ठीक है, तो इट्स सपोर्ट्स स्क्रॉलेबल लिस्ट विद लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग मीन जैसे ही आप जो है स्क्रॉल करते हैं या प्रेस करते हैं स्क्रीन तो आपके पास डेटा अपीयर होता है। ठीक है, तो इट रिक्वायर अ डेटा सोर्स एंड रेंडर फंक्शन। तो इसमें दो चीजें रिक्वायर होती हैं। एक आपके पास डेटा सोर्स, जैसे ये आपके पास ये डेटा सोर्स है, तो इसमें आपने डेटा पास करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने जैसे पास किया हुआ है, ये एक डेटा सोर्स है, तो इसमें अगर आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, ये मेरे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा डेटा है और ये डेटा सोर्स आपने फ्लैट लिस्ट में ये पास किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है रेंडर आइटम। ठीक है, यानी कि रेंडर आइटम जो है ना, ये दो जो है ये मेन प्रॉप्स हैं, जो बिल्ट इन हाँ। प्रॉप्स हैं। ठीक है, तो मेन प्रॉप्स हैं, ये पास करना जरूरी है फ्लैट लिस्ट को में। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा जो है ये डिस्प्ले आपका जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर जो है हमने क्या किया है कि इंडिविजुअली जो है वो इंडिविजुअल जो है एलिमेंट जो है डिस्प्ले करवाए हैं। ठीक है, जैसे अब रिटर्न व्यू और आइटम डॉट आईडी। आइटम बेसिकली क्या है कि जो मैंने डेटा पास कर रहा हूँ ये वाला डेटा, वो बेसिकली इसमें आ जाएगा, आइटम्स के अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आइटम डॉट आईडी। तो आइटम डॉट आईडी में आईडी डिस्प्ले हो जाएगा, आइटम डॉट नेम, अगर इसमें और भी कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज होती या और भी इसके अंदर, जैसे आपके पास ईमेल या फोन नंबर होता, वो भी आपने आइटम डॉट मसलन ईमेल या आइटम डॉट एड्रेस, जो भी आपके पास अगर एडिशनल फील्ड होती तो इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते थे। ठीक है, तो फ्लैट लिस्ट बेसिकली जो है वो अगर आपके पास लॉन्ग लिस्ट है तब आपके पास यूजफुल है, और ये इसके जरिए ना अभी इजीली जो है वो आप स्टाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बेसिक तो इस फ्लैट लिस्ट के बारे में आइडिया था। इसके अलावा इसकी जो प्रॉप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉप्स हैं, वो ये हैं कि डेटा, ठीक है, की प्रॉप्स, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉप्स बेसिकली क्या है, आप डेटा पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो ये बिल्ट इन प्रॉप्स हैं। तो आप कस्टम प्रॉम्प्ट्स भी बना सकते हैं। एनीवे यहाँ पे जो बात डिस्कस हो रही है वो ये है कि आपके पास डेटा एक प्रॉप्स है जिसमें आप अपना सोर्स देते हैं। ठीक है, जैसे अब रेंडर आइटम, अब जो मैंने अभी एग्जांपल आपके साथ ये वाली शेयर कर रहा था, तो ये वाली एग्जांपल में तो मैंने कस्टम जो है वो एरो फंक्शन बनाया है। आप यहाँ डायरेक्टली इसके अंदर भी आप वो लॉजिक लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली यही वाली लॉजिक इसके अंदर आप लिखते तो ये वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड के अंदर है कि रेंडर आइटम, ठीक है, और आइटम, और फिर उसके अंदर टेक्स्ट और फिर टाइटल, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना रेंडर आइटम के अंदर जस्ट फंक्शन पास कर दिया डिस्प्ले का, और वो फिर डिस्प्ले अलग से मैंने उसके अंदर ये चीज लिखी है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले आइटम, और ये आप ये डायरेक्ट कोड यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट लिस्ट बेसिकली क्या है कि आइटम्स को, अपनी लिस्ट की आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए आप फ्लैट यूज कर सकते हैं। इसका जो मेन फायदा ये है कि आप अगर आपके पास जो लिस्ट है वो अगर लॉन्ग हो, अगर ज्यादा रिकॉर्ड्स हो, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, इसका एक और भी प्रॉप्स है, की एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि अगर आपके पास जो है ना आपके पास लिस्ट है, तो इसमें अगर आपने कहीं पे की, इस केस में तो हमारे पास देखें आप, हमारे इस केस में जो है वो हमारे पास जो आईडी है वो 1 और 2 है ना। तो की एक्सट्रैक्टर क्या करता है, अगर आपने ना कीज को भी आपने डिस्प्ले करवाना हो,
ठीक है। तो उसके अंदर से यूनिक कीज को भी डिस्प्ले करवाना हो तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ये की एक्सट्रैक्टर बेसिकली की को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर आपने सिंपली जो है की को यूनिक कीज को आइडेंटिफाई करना है हर आइटम के लिए, तो फिर जो है ना आप की एक्सट्रैक्टर का कंपोनेंट ये जो प्रॉप्स है ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा रेंडर आइटम जो है ये आपके पास जो है वो ये जो है कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट लैब में इसको यूज नहीं किया था, अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने आईडीज को फैच करने के लिए, जैसे आईडी, तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी आप लोग साथ हैं मेरे? जी सर। ठीक है, तो फ्लैट लिस्ट के बारे में मैंने अभी बता दिया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसमें और भी प्रॉप्स हैं जो कि मैंने बताया ना कि आप जो है वो इसके अलावा एडिशनल प्रॉप्स है जो कि हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो इसके अलावा देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल का प्रॉप्स है। तो अगर यो है, अगर इसको आप बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है, तो अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो आप जो है ना ये हॉरिजॉन्टली जो है ना आप लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपके पास बाय डिफॉल्ट, जैसे आप ये आप राइट साइड पे ये देखें जैसे डिस्प्ले हो रहे हैं MHAB, और ठीक है, तो ये इस तरह से बाय डिफॉल्ट वर्टिकल आ रहे हैं ना। तो आप कहते हैं कि इस तरह से रिकॉर्ड हो, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल हो, तो फिर जो है ना आप इसको ट्रू कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी सेट कर सकते हैं स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम लिस्ट ऑफ द ग्रिड लेआउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो दो कॉलम्स लेआउट करना चाहते हैं आप, यानी कि दो आइटम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो फिर जो है ना आप नंबर इस प्रॉप्स को भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने आप फॉर एग्जांपल आपने क्योंकि आपके पास देखें ये एक तरह से टेबल फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे आपके पास एक डेटाबेस के अंदर टेबल हो तो उसके अंदर जो नेम है या आईडी नेम, अगर इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं, हेडर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ये प्रॉप्स भी आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट हेडर कंपोनेंट, अ कंपोनेंट टू बी रेंडर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट बिफोर द आइटम बिफोर द आइटम इज रेंडर, ठीक है। तो ये आप जो है इसी तरह से फुटर के भी ये प्रॉप्स भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि फुटर में भी आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि ये लिस्ट किस चीज की है, ठीक है। तो ये की प्रॉप्स थे जो कि एडिशनल प्रॉप्स थे जो कि आप यूज कर सकते हैं फ्लैट लिस्ट के दौरान, ठीक है। अच्छा, ये दो तो हमने देख चुके थे, डेटा और रेंडर आइटम, ये तो कंपलसरी है। की एक्सट्रैक्टर और ये प्रॉप्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल है तो ये देखें, अगर हमारे माई फ्लैट लिस्ट, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन का नेम था, ठीक है। उसके बाद जो है अकाउंट्स डेटा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दो आइटम स्टोर करवाए हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फंक्शनल कंपोनेंट है हमारे पास ना। तो ये हमने फ्लैट लिस्ट को यूज किया है, फ्लैट लिस्ट का डेटा सोर्स पास किया है। अगर आप यहाँ पे की एक्सट्रैक्टर को यूज करना चाहते हैं तो इसको अनकमेंट करके आप यानी कि यूनिक कीज को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो यूनिक डेटा है ना उसको आपने फेच करना है, तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें यहाँ पे रेंडर आइटम है, और जैसा मैंने बताया कि जो मैंने लास्ट लैब में जो चीज़ करवाई थी वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले का एरो फंक्शन कॉल किया था। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इस तरह से एरो फंक्शन इसके अंदर बना दें, तो वो आपको जो है ना लॉजिक जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी। इसलिए जो है अगर इस कोड को देखें और इस कोड को देखें तो बहुत आसानी से जस्ट डिस्प्ले, जब डिस्प्ले है तो इट मीन कि ये एक आपके पास एरो फंक्शन है, ठीक है। तो एरो फंक्शन से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज ये वाली जो लॉजिक है ना, तो आप इसमें जो है वो देखेंगे ये रेंडर आइटम है, उसके अंदर आप रिटर्न कर रहे हैं, उसके अंदर व्यू है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप डायरेक्ट लॉजिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? किसी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पे देखें ये लिस्ट पड़ी है, तो इसमें
अगर आपके पास देखें कॉस्ट डेटा, अगर आपके पास ज्यादा है आइटम, तो फॉर एग्जांपल 4, यहाँ पे देखें 4 तक डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ठीक है। अगर यहाँ पे 10 तक होते तो फिर ज्यादा ही यूजफुल होती ना। तो ये देखें, ये हेडर है और ये फुटर है। तो ये प्रॉप्स आप जब उसको आप सेट करेंगे ना, तो तभी जाके ये हेडर कंपोनेंट आएगा कि आप लिखेंगे दिस लिस्ट इज अबाउट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये आप हेडर फुटर के प्रॉप्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपके पास मजीद आइटम जो है अपीयर, रिकॉर्ड्स अपीयर होंगे ऑन द टॉप ऑफ मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। अच्छा, इसके अलावा स्क्रॉल व्यू, दिस इज अनदर कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव। स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल स्क्रॉलेबल कंटेनर फॉर रेंडरिंग लार्ज कंटेंट, ठीक है। अच्छा, ये इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि आपके पास जो फ्लैट लिस्ट है बेसिकली, तो फ्लैट लिस्ट में तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने फ्लैट लिस्ट यूज की है, आप माउस की डाउन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट अपीयर होगा, चाहे वो वीडियोस हो। आप, यानी जरूरी नहीं है आपके पास ये जस्ट टेक्स्ट हो ना, आप वीडियोस भी हो सकती हैं आपके। देखें सोर्स के अंदर एक वीडियो है, दूसरी वीडियो है, आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो वीडियो टॉप के ऊपर अपीयर होंगी, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिकली होता है इसके अंदर, स्क्रॉल व्यू का जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होता है। लेकिन अगर कोई और चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, आप फ्लैट लिस्ट यूज नहीं कर रहे, तो आप जो है ना किसी यही चीज़ आप बाकी चीज़ों के साथ करना चाहते हैं, तो फिर आप स्क्रॉल व्यू को यूज कर सकते हैं। यानी कि स्क्रॉलेबल बार आ जाएगा, जैसे आपके पास राइट साइड या लेफ्ट साइड पे अगर एरिया सफिशिएंट ना हो ना, तो वो स्क्रॉल बार आ जाता है ना, वर्टिकल। तो उसको आप यानी कि इसके अंदर आप वो फिर टेक्स्ट लिखेंगे ना, जैसे आप देखिए स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट, और इसके अंदर लिखेंगे। तो अगर टेक्स्ट जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर वो जो है वो लिमिट से ज्यादा है, और तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो वो अपीयर होगा, ठीक है। तो ये आप जो है ना खुद से करते हैं। लेकिन जो है वो फ्लैट लिस्ट में ऐसा नहीं है। फ्लैट लिस्ट में तो स्क्रॉल व्यू आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। इट इज यूजफुल व्हेन द कंटेंट डज नॉट फिट ऑन द स्क्रीन, यानी कि जैसे आप ये स्क्रीन हैं तो इसमें आपके पास जो कंटेंट है वो फिट नहीं हो रहा, तो तब आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉप्स हैं, उसको सेट करते हुए आप इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, अब हॉरिजॉन्टली भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो सिंपल आपके पास कंपोनेंट था। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं टचेबल्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक लास्ट वाला था, वो हमने डिस्कस नहीं किया था, प्रेसेबल। प्रेसेबल जो है वो भी एक टचेबल की टाइप से, उसको भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी हाउ, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के रैपर्स हैं बेसिकली। एक ये रैपर्स हैं ना, आप इसको रैप कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो वो उस वक्त आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, आपने यानी कि कोई इवेंट परफॉर्म करना हो, यानी कि आपने जैसे डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, या आपने लॉग इन करना हो, या साइन आउट करना हो, ठीक है, या आपने कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हो, तो आप ये वाले जो है ना टचेबल कि जो इवेंट्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हैं ना। जैसे आप यहाँ पे हैं, टचेबल ओपेसिटी है, फर्स्ट पहला ये है। टचेबल हाईलाइट्स है, टचेबल विदाउट फीडबैक है, एक और भी है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, प्रेसेबल, ठीक है। तो ये जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टचेबल ओपेसिटी। तो टचेबल ओपेसिटी बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास जो बटन होते हैं रिएक्ट नेटिव में, तो रिएक्ट नेटिव में बटन जो होते हैं काफी रिजिड्स होते हैं, यानी कि उसकी जो स्टाइल है वो ऑलरेडी हमारे पास सेट होता है, उसको हम इतना कस्टमाइज नहीं कर सकते। यानी कि बटन की हर हाइट है, विड्थ है, उसकी जो बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, या उसका जो बाय डिफॉल्ट बटन का जो बिहेवियर होता है, वो हम उसको ना चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप HTML में आप कोई बटन होता है ना, उसको इतना चेंज नहीं कर सकते। तो टचेबल जो है बेसिकली ये मुख्तलिफ किस्म के बटन्स होते हैं। यानी कि आप किसी भी, ये बटन बेसिकली आप किसी टेक्स्ट को बटन बनाना चाहें, किसी इमेज को बटन बनाना चाहें, तो आप
ये यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये रैपर्स है बेसिकली ना, ठीक है। तो टचेबल ओपेसिटी बेसिकली क्या है, चीज है कि बेसिकली आपके पास क्या है कि आप जैसे मैंने बताया ना कि आप टेक्स्ट को भी, टेक्स्ट कंपोनेंट को भी आप जो है बटन बना सकते हैं ना, ठीक है। यानी कि कोई आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे आपके पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक हो तो आप लॉग इन करना चाहते हैं, आप साइन इन करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप वो सिंपल बटन्स पे, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ नहीं कर सकते, या किसी इमेज के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन ये टचेबल ओपेसिटी बेसिकली, टचेबल बेसिकली जो है ना, ये चीज़ प्रोवाइड करती है। अब इसमें जो ओपेसिटी है बेसिकली, वो ये चीज़, ओपेसिटी बेसिकली क्या होती है कि आपके पास जो है वो, जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो इसकी जो टेक्स्ट की जो ओपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो उसकी जो विजिबिलिटी है, ओपेसिटी मीन विजिबिलिटी, तो आपको जो है ना वो एक इंटरैक्टिव बटन लगता है, ठीक है। यानी कि आप वो जो होता है ना, इंटरैक्टिव बटन होता है। जैसे आप किसी को, जैसे अब ये मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये देखें आप MH, तो यहाँ पे ये देखें, अब ये चीज जो है, अब मैं जैसे इसके ऊपर माउस होवर करता हूँ तो कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है टचेबल ओपेसिटी क्या करता है कि ये आपके, आपने अगर कस्टम बटन्स बनाने हो, कस्टम बटन्स, उसको आपने कम्प्लीटली रीडिजाइन करना हो या कस्टमाइज करना हो, तो आप तब आप यूज करते हैं। आप जो बाय डिफॉल्ट जो बटन्स होते हैं उसको आप इतने ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो ओपेसिटी है बेसिकली, जो मेन डिफरेंस ये है कि टचेबल ओपेसिटी जो है, मीन इसमें जो ओपेसिटी है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ कोर reactor component that make any view or component touchable and provide feedback when user is interact with it, ठीक है। यानी कि आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे देखें, अगर ये टेक्स्ट है, ठीक है, आप टेक्स्ट के ऊपर जो है आप यानी कि, ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास टेक्स्ट है, प्रेस मी, ठीक है। आप बटन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बटन्स का ये फायदा होता है कि बटन का ये चीज है कि बटन पे आप ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते ना। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो इवेंट है वो अनप्रेस का है, अनप्रेस, उसमें ये वाला इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स नहीं है जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। जैसे आप प्रेस इन है, यानी कि प्रेस इन, प्रेस आउट, यानी कि इस पे और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। अगर आप इस पे प्रेस करते हैं ना, प्रेस, प्रेस इन, प्रेस आउट, ठीक है, लॉन्ग प्रेस, यानी कि आप बहुत ज्यादा देर प्रेस रखते हैं तब कोई इवेंट प्रेस करना चाहते हैं, तो ये इवेंट्स में बटन्स के ऊपर नहीं है। ये और बहुत सारे एडिशनल, इसके अलावा देखें, आप ये चीज कर रहे हैं, आप टेक्स्ट के ऊपर एक बटन बना रहे हैं, जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट के ऊपर बटन बनाएं, आप किसी व्यू के ऊपर भी, व्यू को भी बटन बना सकते हैं, किसी इमेज को भी बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टचेबल ओपेसिटी का फायदा ये होता है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर है क्योंकि ये आप लैब में ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा देखिए, इसकी जो की प्रॉप्स हैं वो ये है कि यानी कि की प्रॉप्स जो है वो ये है कि विजुअल फीडबैक, ठीक है। तो ये आप जो है ना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। व्हेन यूजर प्रेस द एलिमेंट इट्स opacity changes might making it look press without significant altering the layout style, ठीक है। तो ये विजुअल फीडबैक्स है, ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं। आप कस्टमाइजेबल की जो प्रॉप्स है इसको चेंज कर सकते, यू कैन कंट्रोल हाउ मच ओपेसिटी चेंज, ठीक है। यानी कि जैसे अब एक्टिव ओपेसिटी है, ठीक है, ये आप जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्टिव ओपेसिटी, जैसे अब यहाँ पे ना ओपेसिटी, इसमें आप ओपेसिटी को भी सेट कर सकते हैं, ओपेसिटी, एक्टिव ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी मीन आप इसकी विजिबिलिटी,
विजिबिलिटी जो है वो आप कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, कितनी डिक्रीज करना चाहते हैं, जब यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हो ना, ताकि कोई यूज़र को इंटरेक्टिव चीज़ लगे, यानी कि कोई, जब यानी कि इंटरेक्टिव मीन के कोई वो एक्शन परफॉर्म करना कर रहा हो ना, तो उसको ऐसा लगे कि बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कोई डल सा बटन हो, आप उस पर क्लिक भी कर रहे हो तो आपको कोई वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। तो ऐसा बटन जो होता है ना, जैसे जो बटन होते हैं, तो आपका जो बटन है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, कि जब आपने प्रेस किया है, आपकी माउस की डाउन की है, तो आपको लगा डाउन है। आप प्रेस ऊपर, यानी कि बटन ऊपर आ रहा होता है, तो आप उस वक्त डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, बेसिकली जैसे अब यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन है कि ये प्रॉप्स जो है ना, ये वाले इवेंट्स जो हैं, ऑन प्रेस, ये तो आप बटन्स पे भी है, ऑन लॉन्ग प्रेस है, ऑन, ठीक है, तो ये लॉन्ग प्रेस है, ऑन प्रेस इन है, ऑन प्रेस आउट है। ये वाले इवेंट्स जो है ना, आपके पास सिंपल बटन्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये अगर इवेंट्स आपने, इस तरह के इवेंट आपने डिटेक्ट करने हैं कि यूजर बहुत ज्यादा प्रेस करता है, या कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, जब प्रेस वो स्टार्ट करना है, प्रेस करना स्टार्ट करता है, उस वक्त आपने करना है, जब वो प्रेस आउट कर चुका हो तब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, या प्रेस लॉन्ग करना हो, तब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तो आप ये टचेबल ओपेसिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इवेंट्स जो है, ये प्रॉप्स जो है, बेसिकली हमने लास्ट जो लैब में उसमें नहीं देखे थे, इसलिए मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टचेबल ओपेसिटी कंपोनेंट्स? किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, अटेंडेंस होगी ना, किसी भी टाइम होगी, इसलिए जो है ना, आप लोगों ने अटेंटिव रहना है। अगर जी, आप लोग सुन रहे हैं? अहमद अब्बास, यस आमना सर। बीबी। अच्छा, ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, कि ये हमने इतने लेक्चर्स में, लैब में इतना डिस्कस डिटेल से नहीं किया था, कि इसमें बहुत सारे प्रॉप्स है ना। तो प्रॉप्स बेसिकली क्या चीज़ है? प्रॉप्स वो ये कस्टम प्रॉप्स है, जैसे ना आपने, जैसे ये अनप्रेस है, लॉन्ग प्रेस है, या आपने कोई इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको सेट कर रहे हैं, तो ये प्रॉप्स हैं, ये बिल्ट इन प्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो टचेबल हाईलाइट है। ठीक है, तो it is another core component in React Native used to make element touchable, similar to touchable opacity. It is very similar to touchable opacity। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर है, उसी तरीके से ही है, लेकिन इसमें यह है कि आप फर्दर क्या कर सकते हैं, कि इंस्टेंट क्या आप, उसमें मेन था टचेबल ओपेसिटी, उसका जो मेन कंपोनेंट था, लास्ट कंपोनेंट का टचेबल ओपेसिटी। मेन आपकी जो ओपेसिटी है, विजिबिलिटी है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जब बटन प्रेस करते हैं, ये बटन। ठीक है, टचेबल हाईलाइट का मतलब ये है कि आप जो है ना, इंस्टेंट के वो ओपेसिटी को चेंज, कम या ज्यादा करें, आप जो है ना वो बैकग्राउंड कलर चेंज करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर ही है, उसी तरह से ही है। ठीक है, however instead of reducing opacity when press, touch will highlight change the background color, ठीक है, of the wrapped view or text। ठीक है, जो जिस कंपोनेंट को भी आप बटन बनाना चाह रहे हैं, वो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। इट इज particularly यूजफुल व्हेन यू वांट टू मेक मोर प्रोमिनेंट और डिस्टिंक्ट फीडबैक ऑन टच, यानी कि जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, ये बटन है, ये इमेज है, वो कोई एक्शन परफॉर्म करे, एनिमेट करे, तो तब जो है ना, आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये है कि उसमें प्रीवियस में ओपेसिटी को रिड्यूस कर रहे थे जब आप यूजर प्रेस करता था, तो इसमें जो है ना, वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर जब प्रेस करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रोब्स भी उसी तरीके से ही है कि की फीचर, इसके जो की फीचर्स है वो ये है कि आप जो है ना, इट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द चाइल्ड कंपोनेंट व्हेन इट इज प्रेस। ठीक है, तो कलर कैन बी कस्टमाइज यूजिंग अंडरले कलर। ठीक है, अब इसका हम कलर नहीं चेंज कर सकते थे, जो हमने बात की है ना, कि ये अगर हमारे पास टचेबल ओपेसिटी था ना, तो इसका हम कलर नहीं चेंज किया, इसकी ओपेसिटी कम हो रही थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, टचेबल हाईलाइट,
ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जो है ना वो अंडरले कलर, ठीक है, अंडरले कलर, इसमें क्या करते हैं आप कलर सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो कलर है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि यूजर जब प्रेस हो तो आपने वो रेड करना है, लेकिन रेड करना है, ग्रीन करना है, तो आप वो कलर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास, अच्छा मैं अटेंडेंस की बात कर रहा था, अटेंडेंस भी लास्ट में होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने लास्ट तक रहना है, ठीक है, लेक्चर को सुनना है, ठीक है। तो अच्छा, ये आपका कस्टमाइजेबल फीडबैक, यू कैन डिफाइन द कलर दैट अपीयर व्हेन द कंपोनेंट प्लीज, वो आप इसके जरिए आप कर सकते हैं, अंडरले कलर प्रॉप्स के जरिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास देखें और भी इवेंट्स हैं, ठीक है, लाइक टचेबल, इट्स सपोर्ट मल्टीपल टच इवेंट्स, अनप्रेस, अनप्रेस इवेंट तो बटन्स पे भी है आपके पास, ठीक है। अनप्रेस का इवेंट जो है बटन पे भी है, टचेबल ओपेसिटी का भी है, टचेबल हाईलाइट का भी है। तो अनप्रेस तो इवेंट सबका ही होता है, ठीक है। Unpressed is event is raised when user taps or click on the component, जो भी component चाहे व्यू हो, टेक्स्ट हो, ठीक है। लॉन्ग प्रेस, जब आप ज्यादा देर प्रेस रखते हैं तो उस वक्त रेज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलर टू ओपेसिटी, ये अनप्रेस इन है, अनप्रेस आउट है, ठीक है। तो आप अगर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, डिफरेंट, तो उस वक्त आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इवेंट्स अनप्रेस इन, अनप्रेस आउट सिंपल बटन के ऊपर नहीं थे, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि डिफरेंस बिटवीन टचेबल ओपेसिटी एंड टचेबल हाईलाइट इज touchable opacity, we change the its touchable opacity basically change the opacity of the buttons, while it touchable highlight change the color when user click, when user press on the button, ठीक है। तो जब इस बटन के ऊपर, क्योंकि ये बटन ही होता है ना बेसिकली, जब प्रेस करता है तो उसका बैकग्राउंड चेंज होता है, तो डिफरेंस ये है। टचेबल फीडबैक, टचेबल नो फीडबैक, ठीक है। ये भी है कि जब आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर को फीडबैक ना मिले कि कुछ उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, यानी कि सिंपल यूआई है, तो फिर आप टचेबल नो फीडबैक यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट है, ठीक है। आप अगर सिंपल सा बटन बटन की तरफ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टचेबल विदाउट फीडबैक इज रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट दैट कैप्चर टच इवेंट बट डज नॉट प्रोवाइड एनी विजुअल फीडबैक टू द यूजर, ठीक है। फीडबैक टू द यूजर का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जैसे आप ओपेसिटी में, ओपेसिटी कम हो रही थी, टचेबल में कलर चेंज हो रहा था, वो चीजें जो है ना इसमें नहीं होती, ठीक है, ठीक है। टचेबल टचेबल विदाउट फीडबैक अलाउ फॉर टच इंटरैक्ट विदाउट मॉडिफाइंग यूआई इन एनी वे, ठीक है। इट इज ऑफन यूज व्हेन यू नीड टू टच इवेंट बट डोंट वांट टू सी इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑन द स्क्रीन। तो ये आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप चाहते हैं कि कोई भी जो फीडबैक है, वो विजुअल फीडबैक है, वो अपीयर ना हो, तो आप ये वाला कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रेसेबल है। तो प्रेसेबल जो है ये भी इट इज वेरी सिमिलर टू टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट, but it is more flexible than all other touchables like touchable opacity, touchable highlight, ठीक है। ये उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कि इसमें बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसमें आप ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि इसमें देखें ये बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है आपके पास ना, देखें मोर फ्लेक्सिबल टचेबल कंपोनेंट हैंडल ऑल टाइप ऑफ प्रेसेबल इंटरेक्शन, यानी कि जितने भी आपके पास हो सकते हैं ना प्रेस इवेंट्स, वो आप सारे कर सकते हैं। जैसे आप टचेबल ओपेसिटी में जस्ट ओपेसिटी आप काम कर सकते हैं, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। टचेबल हाईलाइट में सिर्फ हाईलाइट कर, यानी कि कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें ये दोनों आप एक ही जगह इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इट हैंडल ऑल टाइप ऑफ प्रेस इवेंट, ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट। ऑन प्रेस इन का मतलब ये है कि व्हेन यूजर स्टार्ट प्रेसिंग,
यानी कि आप जस्ट प्रेस किया आपने बटन स्टार्ट करना, और उस वक्त आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, या आप जैसे ही प्रेस कर चुके होते हैं तब आप इवेंट रेस करना चाहते हैं, तो लॉन्ग प्रेस यानी कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करना है बटन पे, यानी कि कोई 2 सेकंड्स बाद यूजर अगर प्रेस करता है, तो तब आपने कहीं यूजर अगर लॉन्ग प्रेस करता है तभी वो एक्शन परफॉर्म करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, ठीक है, तो कोई वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो आप ये इवेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा वो स्केलिंग या कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो प्रेसेबल है, अनप्रेसेबल इन, प्रेस अनप्रेसेबल आउट, ठीक है। तो ये किस तरह से है, ये आप ये कंपोनेंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रेसेबल, ठीक है, ये प्रेसेबल भी है, आप इस पे देखें, अनप्रेस इन, अनप्रेस इन, ठीक है, अनप्रेस इन, अनप्रेस आउट, यानी कि यहाँ पे अगर कोई आप इवेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, अनप्रेस आउट, अनप्रेस आउट, ठीक है, अनप्रेस, ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है। ये सारे इवेंट्स हैं जो कि सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं थे, तो ये इवेंट भी आप रेज कर सकते हैं, ये इवेंट भी आप यूज कर सकते हैं जब आपने कस्टमाइज बटन बनाना हो, ठीक है। जैसे अब ये एग्जांपल है आपके पास, अनप्रेसेबल, अनप्रेस, शो मैसेज, तो शो मैसेज आपके पास ये बटन प्रेस, ठीक है। तो अनप्रेस तो इवेंट जो है वो तकरीबन सारे जितने भी आपका टचेबल है या बटन उनका ये एक इवेंट है, लेकिन अनप्रेस, अनप्रेस इन, अनप्रेस आउट, ठीक है, या लॉन्ग प्रेस, वो इवेंट्स जो है वो स्पेसिफिकली इसके लिए है, ठीक है। अब इसको आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट एंड अनप्रेसेबल, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अब्दुल बासित, असफान। जी, एनी क्वेश्चन? सर क्लियर है। अच्छा, जो नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन टचेबल्स, ठीक है। डिफरेंट जो टचेबल्स आपके पास है, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट। अब इसमें देखें, जैसे मैं बार बार क्लियर करता आ रहा हूँ कि टचेबल ओपेसिटी मेक एनी कंपोनेंट टचेबल, ठीक है, वो बटन्स भी करता है, ठीक है, लेकिन इसमें आप कंप्लीटली रीडिफाइन करते हैं, कंप्लीटली कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। रिड्यूस ओपेसिटी व्हेन प्रेस्ड, फेड होता है ना, फेड मीन आपकी जो विजिबिलिटी है, फेड का मतलब है कि वो जो फेड होता है ना, कलर रिड्यूस हो जाता है, उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस होता है, फेड होता है। टचेबल हाईलाइट, रैप अ कंपोनेंट एंड हाईलाइट इट व्हेन प्रेस, शो बैकग्राउंड कलर, अंडरलाइन कलर की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। प्रेसेबल जो है बेसिकली क्या है, प्रेसेबल आपके पास ये भी रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है, वो ये करता है कि अ, आपके पास जितने भी यूजर इंटरफेस की जो चेंजेस हैं या सारे इवेंट्स जो इन दोनों में है वो कस्ट सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ज्यादा आपके पास जो फीचर प्रोवाइड करता है, अलाउ कस्टम बिहेवियर फॉर प्रेस, लॉन्ग प्रेस, प्रेस इन एंड आउट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, ठीक है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट जो है बेसिकली रिएक्ट नेटिव में आप दो तरीके से कोड कर सकते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे आप यहाँ पे
ठीक है, तो जब हम इस तरह से लिखते हैं, ये देखिए जैसे अब ये मैसेज लिखा हुआ ग्रीटिंग, प्रॉप्स, रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्लास की कीवर्ड को यूज नहीं किया, तो ये बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट नेटिव सपोर्ट करता है, वो फंक्शनल कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली जो है वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रिएक्ट नेटिव के अंदर क्लास कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो functional component is JavaScript function that return UI element written in JSX, ठीक है। तो अभी तक हम जितना भी काम करते आए हैं ना, तो वो हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर करते आए हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली रिलेटिव जो है वो जो है वो सपोर्ट ही इसी को करता है कि आप जो है ना वो फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करें, इंस्टेड कि आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करें, तो ज़्यादा फेवरेबल जो जो रिएक्ट नेटिव जो सपोर्ट करता है, अगर कोई भी आपने कंपोनेंट लिखना है, तो वो आप उसमें यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये एग्जांपल है, अगर कोई और आप कंपोनेंट लिखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं अगर चले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट लिखता हूँ, ठीक है। कांस्ट माय कंपोनेंट, माय फंक्शनल कंपोनेंट, माय फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू और फिर एरो फंक्शन, और ये आपके पास जो है वो वैसे इस तरीके से आप जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट लिखते हैं, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर व्यू, और ये बेसिकली क्या करता है, JSX रिटर्न करता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू और ये एरो ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज an example of functional components in React Native, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, आप क्या कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट लिखे हैं, ठीक है। तो इसको जो बाय डिफॉल्ट कोडिंग होती है ना, अगर आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, ये कहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर अगर आप यहीं पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, तो फिर कहाँ से, तो ये आपका डिफॉल्ट कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ना फंक्शनल कंपोनेंट है, जैसे अब ये, तो अगर आप ये एक्सपोर्ट हटा देंगे, तो ये यहाँ पे कांस्ट लिखते हैं आप, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका है ना, क्योंकि आपके पास जो है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है एक ही बार एक फाइल के अंदर लिख सकते हैं, तो ये इसलिए एरर आ रहा था। तो ये आपका ना फंक्शनल कंपोनेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप क्लास को की यूज नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो इसको यूज करते हैं। लेकिन दूसरा जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, जिसमें आप क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास क्रिएट की है, यहाँ पे क्लास, ठीक है, माय कस्टम क्लास कंपोनेंट, ठीक है। उसको आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड, एक्सटेंड्स फ्रॉम कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट से एक्सटेंड करेंगे। तो ये आपका इस तरह से जो आप कंपोनेंट लिखेंगे, वो आपका क्लास कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट इस तरीके से लिखते हैं, और क्लास कंपोनेंट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर होता है, और इसके अंदर अगर आपने करना है, तो आपने रेंडर यूज करते हैं, ठीक है, रेंडर, रेंडर, और फिर रेंडर के अंदर जो है ना आप ये चीज लिखते हैं कि रिटर्न, रिटर्न, और फिर रिटर्न के अंदर आप जो है ना वो इस तरीके से व्यू, दिस इज क्लास,
कंपोनेंट कंपोनेंट एग्जाम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आप क्लास यूज करते हैं, सॉरी, इसमें आप फंक्शनल यूज करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट में आप इस तरह से, जिस तरह से जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं उसके जरिए आप अगर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शनल कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लास कंपोनेंट लिखते हैं रिलेटर में, उस पर काम करना चाहते हैं तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो आपने जो भी कोई नया कंपोनेंट बनाना है उसको एक्सटेंड करवाना होता है कंपोनेंट से। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो रिएक्ट नेटिव सपोर्ट करता है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, कि इस चीज को सपोर्ट नहीं परफॉर्म करता है कि अगर आपके पास क्लास कंपोनेंट हो, तो क्योंकि ये ES6 है, तो ये हम बेसिकली हम जो है हम पहले जावास्क्रिप्ट में देख चुके हैं कि जो हम अगर क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट है और ये क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। ये दो तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट को देख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि अच्छा, ये माइक कौन म्यूट कर रहा है? हाँ, ठीक है। तो अभी जो है ना, यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के मैंने एग्जांपल बताया कि फंक्शनल कंपोनेंट इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये हमने फंक्शन को यूज किया, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है? JSX रिटर्न कर रहा है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो कंपोनेंट बना सकते हैं। दूसरा, अच्छा, इसके बाद जो है वो इट इज़ अ मॉडर्न वे टू क्रिएट कंपोनेंट एंड इज कॉमनली यूज विद हुक। ये कौन है जो माइक को म्यूट कर रहा है? अच्छा, ये माइक को कौन म्यूट कर रहा है? अच्छा, देखें, ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, तो इसमें बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव है इसको सपोर्ट करता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि आप जो है ना इसमें हुक्स, डिफरेंट किस्म के जो हुक्स हैं, जैसे हमने
लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूज स्टेट है, अपने स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट यूज करते हैं या यूज इफेक्ट यूज करते हैं। तो ये चीज जो है प्रोवाइड करता है। अदरवाइज जो है ना, आप अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको ना स्टेट को मैनेज करना पड़ता है। तो वो काफी, जैसे अब यहाँ पर देखें, आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यूज स्टेट लिखना है, और यूज स्टेट के बाद आपने उस स्टेट को मैनेज करना है। तो ये चीज है ना, जैसे हम जस्ट यूज स्टेट का हुक यूज करते हैं जब भी आपने कोई स्टेट को मेंटेन करना हो। लेकिन अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं, तो आपको यही काम बहुत यूज कर सकते हैं, यूज स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट इज सिंपलर देन क्लास कंपोनेंट बिकॉज इट डज नॉट यूज दिस आर लाइफ साइकिल मेथड। तो दिस का कीवर्ड हम यूज करते हैं क्लास के साथ, और लाइफ साइकिल मेथड्स यूज करते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लास कंपोनेंट के साथ। लेकिन आप ये माइक कौन म्यूट कर रहा है? देखिए, ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है ये? हाँ बेटा, अभी माइक अनम्यूट करके दिखाई मुझे जरा। देखिए, मैंने अभी इस पे सेटिंग की है, कंटिन्यू एडिटिंग, अप्लाई। जी, अभी कोई म्यूट करके दिखाए मुझे। हो रहा है अभी अनम्यूट। अच्छा। अच्छा, देखें, कोई मुझे म्यूट कर रहा था, अभी मैंने सेटिंग की है, शायद अभी वो अनम्यूट ना कर पाए मुझे। अच्छा, देखिए, मैं अभी बात कर रहा था फंक्शनल कंपोनेंट की, ठीक है। तो ये ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इट्स सपोर्ट डिफरेंट हुक्स मेथड, ठीक है। एक तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एरो फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी फैसिलिटी फंक्शनल कंपोनेंट ये प्रोवाइड करते हैं, आप यूजर इंटरफेस बना सकते हैं ना। जेएसएक्स मीन आप ये देखिए, जैसे अब ये बेसिकली दिस इज जेएसएक्स, जस्ट लाइक एचटीएमएल ना। तो ये जेएसएक्स है, ठीक है। और इट प्रोवाइड डिफरेंट हुक्स, फॉर एग्जांपल स्टेट हुक है, इन ऑर्डर टू मैनेज स्टेट। तो ये यूज स्टेट आप यूज करते हैं, जैसे हमने काउंटर की एग्जांपल देखी थी लैब में, तो हमने ना यूज स्टेट यूज किया था। तो बेसिकली आप स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम वो यूज कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के हुक्स हैं। तो स्टेट हुक, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट कैन यूज स्टेट हुक टू मैनेज द स्टेट विद इन कंपोनेंट्स, ठीक है। इफेक्ट हुक, अच्छा, ये जो है आपके पास, ये हुक जो है इफेक्ट हुक, ये एक हुक है, यूज इफेक्ट हुक टू परफॉर्म साइड इफेक्ट सच एज फैचिंग डेटा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम वो यूज इफेक्ट को यूज किया था। तो मैंने बताया था कि आप कोई किसी एक स्पेसिफिक एक्शन की बेस के ऊपर कोई आप यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं स्पेसिफिक कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल, मैंने जब 5 टाइम मैंने वो उस पर 5 इंटर किया था, या 5 टाइम प्रेस किया था, या 5 काउंटर जब 5 हो गया था, तो हमने ना यूज इफेक्ट पे कोई एक एक्शन परफॉर्म किया था। तो आप ना, ये क्या करता है, यूज इफेक्ट, ये हुक्स है, ये हुक्स जो बेसिकली
ठीक है। तो ये हुक्स जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ना फंक्शन को, अब ये क्लास कंपोनेंट हुक्स को प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो डिफरेंस ये है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, जबकि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हुक्स होते हैं। हुक्स क्या करते हैं कि एक सिंपल सा हुक मेथड है कि आप जस्ट उसको यूज करें और आप एक्शन परफॉर्म करें। यानी कि अगर आपने कहीं पे स्टेट मेंटेन करनी है, जस्ट आप जैसे आप काउंटर था, काउंटर में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वो जस्ट यूज स्टेट मैनेज कर रहा था। यूज इफेक्ट जो हुक है बेसिकली ये चीज करता है कि आप जो है ना कहीं स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना, तो आप जैसे अब यहाँ पे लिखा हो फेचिंग डेटा, सेटिंग अप सब्सक्रिप्शन, यानी कि कोई नोटिफिकेशन किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर आपने परफॉर्म करना, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यूज कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, ये फैसिलिटी करती है कि अगर अब आपने जो है वो इंफॉर्मेशन पास करनी है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हो तो शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट विदाउट प्रॉपर ड्रिलिंग। ठीक है, यानी कि आप प्रॉपर ड्रिलिंग का मतलब जैसे मैंने बताया था कि प्रॉप्स बेसिकली क्या चीज़ है। प्रॉप्स आर बेसिकली मैकेनिज्म इन विच वी पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो प्रॉप के जरिए आप जो है ना कस्टम जब प्रॉप्स लिखते हैं, तो आप पास करते हैं डेटा फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, तो फिर जो है ना, तो तब जो है ना आप जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करते हुए आप ये प्रॉप डीलिंग से बचाते हैं। प्रॉप डीलिंग ये है कि आपके पास एक पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड है, उसका एक पेरेंट है, उसका एक सब पेरेंट है, ग्रैंड चाइल्ड है। तो इसमें जो है ना आप क्या करते हैं कि पेरेंट से डेटा पास कर, तो डेटा जो है ना पेरेंट से चाइल्ड के दरमियान पास हो रहा है। तो ये होता है कि प्रॉप डीलिंग में ऐसे होता है ना, प्रॉप्स के जरिए डेटा पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो ये आपका डेटा जो इंटरमीडिएट जो पेरेंट्स इंटरमीडिएट जो नोड्स होती हैं या इंटरमीडिएट जो स्क्रीन्स होती हैं, उसको भी डेटा मिल रहा होता है ना, शेयर हो रहा होता है। तो उसको तो इससे प्रिवेंट करने के लिए ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये है कि आपके पास जिसको डेटा चाहिए तो उसको डेटा वो मिल जाता है, ठीक है, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो प्रेप ड्रिलिंग का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग क्या चीज़ है। प्रॉप ड्रिलिंग ये है कि आपके पास डेटा पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड होता है, तो आप इसको प्रिवेंट करते हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है। Functional break are suitable most reacting component, especially those don't require complex life cycle method। ठीक है, तो जब आपको कम्प्लेक्स जो है आपके पास जो लाइफ लाइक आपको कम्प्लेक्स आपके पास एप्लीकेशन ना हो, या तब आप जो है ना फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, अगर आपके पास एप्लीकेशन जो है बहुत ही कम्प्लेक्स है, उसमें लाइफ साइकिल मेथड आपने यूज करने हैं, स्टेट को मेंटेन करने हैं, फिर आप जो है ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करें। अदरवाइज अगर आपकी एप्लीकेशन सिंपल है तो आप यूज करें। अगर स्टेट को ज्यादा मेंटेन नहीं करना, तो आप जो है ना वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट यूज करें। इफ यू नीड टू मैनेज द स्टेट और परफॉर्म साइड इफेक्ट, यू कैन यूज हुक लाइक यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। ये माइक के साथ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम सबको मैं अटेंडिव बुला दूंगा ना, तो ये इशू नहीं होगा। ठीक है, तो एनी हाउ ये जो कोई माइक से वो बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें
ये एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली जो है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे आपने काउंटर में किए थे ना स्टेट को, मैं यूज स्टेट, तो यूज स्टेट इज एक्चुअली हुक। तो ये बेसिकली फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट प्रोवाइड करता है ये हुक, ठीक है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये रिएक्ट नेटिव हुक, हुक्स बेसिकली क्या है? हुक्स आर स्पेशल फंक्शन that allow developer to use state and other React Native features in functional code which are previously only available in React Native classes. तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो हुक्स बेसिकली क्या है? हुक्स जो है वो स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जो कि सर आपको ना सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप? नहीं। अच्छा, अच्छा अभी हो रही है स्क्रीन शो? जी हो रही है। अच्छा, अच्छा कब से नहीं हो रही स्क्रीन शो? ये अभी बस ये थोड़ी देर पहले अच्छा अच्छा। ये अच्छा हुक्स मैं का बात जब कर रहा हूँ आपने कि स्टार्ट। ये असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि ये डिस्कस करनी है मैंने आपके साथ, देखें। अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं वो अटेंडी बना लूंगा ना, ये इशू नहीं होगा। ये जो स्टूडेंट्स है मैं इसको ट्रेस आउट कर लूंगा, ये कौन जो है ये इस तरह से कर रहा है। एनी तो हुक्स है ना बेसिकली स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो जैसे आप यूज स्टेट है ना, आप लोगों ने यूज स्टेट काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। इस तरह से आपका यूज अफेक्ट है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह से और आगे एक लिस्ट आ रही है जो कि ये बेसिकली ये जो हुक्स है ना, ये हुक्स जो है बेसिकली फंक्शंस हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जो कि जो है ना फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, जब आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं ना तब आप ये हुक्स यूज करते हैं। जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो आप जो है जब भी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो आप हुक्स यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि पहले जो होता था ये होता था कि आप जो है ना ये स्टेट को मैनेज करने के लिए आप जो है वो क्लासेस यूज करते थे, लाइफ साइकिल मेथड यूज करते थे। लेकिन जो है ना अभी यही काम जो है हुक से कर लिया जाता है, ठीक है। तो हुक्स जो है ना बेसिकली यहाँ पर देखें डिफरेंट, जैसे यूज स्टेट है, ठीक है। यूज स्टेट है हमारे पास, ठीक है। ये आप देखें टू मैनेज द स्टेट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। यूज इफेक्ट है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि आपके पास जो काउंटर की वैल्यू हो जाए तो आप स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउ यू टू हैंडल, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपके पास देखें यूज इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि अलाउ यू टू हैंडल साइड इफेक्ट सच एज फैचिंग डेटा, ठीक है। तो फैच करने के लिए आप ये यूज करते हैं, यानी कि जब आपने कोई चीज स्पेसिफिक एक्शन के बेस पे आपने करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने काउंटर पे किया था, काउंटर 5 हुआ था, आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है या आपने रीसेट करना है तो आप यूज इफेक्ट का हुक यूज करते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट, दिस इज आल्सो हुक प्रोवाइडेड बाय फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट which allow a user to access shared state of a, आप जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रिड्यूसर है, ये भी हुक है। आपके पास यूज कॉल बैक है। यूज कॉल यानी कि आपके पास एक फंक्शन है, वो आपने आप ये चाहते हैं कि बार बार
ठीक है, कि वो एक बार हो गया है वो कैशे में आ जाए और बार बार उसको जो है ना कंप्लीटली वो एग्जीक्यूशन ना करें, तो आप जो है ना कॉल बैक यूज, ठीक है, इसको आप यानी कैशे में रख लेते हैं फंक्शन को कि ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है ये आपके पास ये रूल्स है कि जो भी आपके पास हुक का हो वो आप, सर जी आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। अच्छा, नहीं, मेरे पास नेट स्लो है। आपके पास नेट स्लो होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना जो भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, जो भी हुक यूज करते हैं वो बेसिकली आपने ना स्टार्ट में लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जो भी आपने हुक्स लिखने हैं ना वो आपने ना इस यानी कि JSX से आपने पहले यहाँ पे ही लिखना है, यानी कि ठीक है। तो यू स्टेट आपने ये जितने भी हुक्स हैं वो आपने पहले लिखने हैं, बाद में बाकी आपने जो यूजर इंटरफेस की जो लॉजिक है वो बाद में लिखनी है। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं। तो यू स्टेट के बारे में बात कर ली है मैंने। आप स्टेट को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यूज इफेक्ट है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, यूज इफेक्ट क्या चीज़ है। तो यूज इफेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बता दी है। इसके अलावा हमारे पास यूज रिड्यूसर आया था कि जब जैसे आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं डिक्रीमेंट कर रहे हैं काउंटर के अंदर, तो आपको ना हर एक के लिए फंक्शन लिखने पर, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे लेक्चर्स? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अटेंडेंस अभी मैं ले रहा हूँ, तो आप सबने जो प्रेजेंट है उन्होंने अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 002 आमना अर्शद, प्रेजेंट सर। 003
प्रेजेंट सर। 4, 6, 7, सर 5 छोड़ दिए। 5 कौन है? अच्छा, 8, सर मैं हूँ। 8, प्रेजेंट सर। अच्छा देखें जो यहाँ पे जिसका नेम आ गया ना तो वो मुझे पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। 9,